नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे हम बीजेपी की, जहां दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट जारी की है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार आज 12वीं लिस्ट जारी की, बता दें कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भी लिस्ट जारी की गई। इसमें 5 कैंडिडेटों के नाम आज घोषित किए हैं। लगातार जिस तरह बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के तत्पर है, वहीं अन्य पार्टियां अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम भी लिस्ट पूरी जारी नहीं कर पा रही। लेकिन लगातार बीजेपी ने आज 12वीं लिस्ट जारी की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 4 जगह से, और साथ साथ बता दें कि जिस तरह से लगातार जो नए नए कैंडिडेट, नए नए लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बता दें कि जिस तरह से दररोड से श्री अरविंद सिंह को और लखनऊ पूर्व से श्री ओपी श्रीवास्तव को टिकट दी गई है। गैसैडी से श्री शैलेंद्र सिंह सैलू को दी गई है। वहीं औरंगाबाद में अद्वितीय अज्जा यानी कि श्री श्रवण गौड़ को। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से सिकंदराबाद कैंट से एक तेलंगाना की सीट है, ये वहाँ पर डॉक्टर TN वामसाद तिलक को टिकट दी गई। यानी कि बीजेपी का जो है, जो टिकट उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो लक्ष्य है बीजेपी का 400 पार, तो जिस तरह से अपने कैंडिडेट पा रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं असमंजस में है कि आखिरकार अपने कैंडिडेटों को टिकट देने में क्यों इतनी देरी करे, क्योंकि जो टिकट दिया जाता है वही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस गठबंधन का बात करें तो उसमें टिकट की वापसी भी की जा सकती हो रही है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से अपने कैंडिडेट चुन चुन कर उतार रही है, ताकि इस बार का जो नारा था मोदी जी का, वो 400 पार पूरा हो सके। अब देखना ये होगा कि जब 4 तारीख का समय होगा और जब चुनाव होगा, आज में 7वीं लिस्ट में जब चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जो घोषणा की जाएगी, जो लिस्ट जारी की जाएगी, जब परिणाम सामने आएगा, तो क्या 400 पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से जम्मू में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा। इस खबर पर विस्तार जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल। लोकसभा चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के दोमाना में महा रैली को संबोधित किया, और इस रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जो है वो महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 23 सितंबर यानी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी देकर उन्हें सम्मान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो जम्मू रियासी सीट और उधमपुर सीट के जो बॉर्डर के सीमावर्ती इलाके हैं, उनको जम्मू जैसा बना दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। कोटद्वार में आज अमित शाह का दौरा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतोरा। चुनाव के लिए का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार के तट पर पहुंचे थे, जहां हजारों संख्या में लोग मौजूद हैं, और ये लोग सीधे तौर पर नारा लगाने के बाद मोदी सरकार ने लोगों से बातचीत करें। तो सीधा तो सर आप बताइए, पहले नाम बता दीजिए अपना। सतीश चंद्र सेवल XRB। आज अमित शाह जी आए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, क्या कुछ कहेंगे? हमें बड़ी खुशी है जो उन्होंने गढ़वाल के बारे में चर्चा की है, और हमें पक्का है कि गढ़वाल में विकास होगा। उन्होंने कहा कि पलायन बड़ी चिंता है, बलेनो जी को दिल्ली भेज दो। हम बिल्कुल चिंता करेंगे सर, पलायन तो चिंता है ही गढ़वाल की। मैं तो उन्हें बलेनो जी दिल्ली भेजना चाहिए, अपने आप पलायन रुक जाएगा। जब हमारे से मंत्री बन के आएगा तो फिर पलायन तो रुकेगा ही, जब यहाँ विकास होगा। अब विकास तो हो ही रहा है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर भी जब वो भी सही है, अच्छी बात बोली नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे अनिल बलूनी जी उत्तराखंड में आज एक विश्व का झंडा लहरा देंगे, और आने वाले भविष्य में उन्होंने जो वादा किया है कोटद्वार को चमकाने का, पूरे उत्तराखंड करने का, अब की बार 400 पार बलूनी जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। मतलब आप बताइए क्या कुछ चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी के मंच पर आने से अब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बहुत ही ऊंचाई पे जाने वाला है। अब की बात 400 पार
400 नहीं 800 पर 800 क्योंकि पर। आप कांग्रेस सपा हमने कर दी उनको टप्पा। आप भी बताइए, काफी फाइट नजर आ रहे हैं आप। सपा जो है, सपा तो गई काम से, कांग्रेस तो भीख मांगी है अभी, उसको वो बचाना मुश्किल हो जाएगा अपना। कांग्रेस सबकी बार अपने टिकट वापसी ले लेगी। बिल्कुल, ये आम जनता है जो लगातार उन सब चीजों पर बातचीत कर रही है और उन सब चीजों पे बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा माहौल इस समय प्रदेश में है, कि बदलाव नहीं आ रहा। और पौड़ी सीट पर जो माहौल बीजेपी चाहती थी वो माहौल भी यहाँ पर दिखने लगा है। नारा सबका यही है कि अब की बार 405 जगहों की चिंता यही की गई है। देखना होगा 19 तारीख को मतदान के दिन से लोग कितना साथ दे पाते हैं। वहीं लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। बसपा सुप्रीमो ने 11 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। इस सूची में जहां एक तरफ बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को जौनपुर से बसपा सुप्रीमो ने उम्मीदवार बनाया है, वहीं मैनपुर और बदायूं सीट पर भी दांव खेल दिया गया है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो की दांव से अब सपा प्रमुख के साथ साथ चाचा शिवपाल यादव भी टेंशन में आ गए हैं। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज 5वीं सूची जारी किया, जिसमें मैनपुरी की सीट पर की बात करें तो यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ने टिकट काटते हुए शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी घोषित किया। यहाँ पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है। वहीं बदायूं सीट पर बात करें तो मुस्लिम को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहाँ पर अब बसपा प्रमुख ने दांव खेला और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ टिकटों के चयन और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में अंतरकला भी फैल रही है। बसपा सुप्रीमो ने सुल्तानपुर से जब उदयराज वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया तो यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भीम निषाद का टिकट भी काटना पड़ा। यहां पर अब राम भुआल निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया, लेकिन यहां भी समाजवादी पार्टी में अब अंतरकला भी फैल चुकी है। मुरादाबाद की तर्ज पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अंतरकला से जूझ रही है और इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती सपा प्रमुख की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जिस तरह से सपा प्रमुख एक तरफ बसपा और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रहार को झेल रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहता है। बदायूं में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। कौन है वो जिसने सपा की नींद उड़ा दी है और टेंशन को बढ़ा दिया है? इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं लोकसभा सीट से चुनावी माहौल अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी बदले और तीसरे आदित्य को फाइनल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए बीएसपी ने बदायूं लोकसभा सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं जिसमें अब शिवपाल यादव को अपने बेटे आदित्य को जिताने के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब शिवपाल यादव को पारिवारिक कलह और राजनीतिक दांव पेंच के देखते हुए दोनों बचानी पड़ेगी, चाहे वो परिवार हो या बदायूं की लोकसभा सीट। बदायूं लोकसभा सीट
पर देखना अब ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य को मैदान में उतारा है, और दूसरी तरफ बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम खां पूर्व विधायक रहे थे, उनको बदायूं लोकसभा सीट पर उतारा है। अब दोनों के बीच समाजवादी पार्टी अपना कैसी साख बचा पाएगी या शिवपाल यादव अपने बेटे को जिता पाएंगे, देखना अब यह भी होगा कि शिवपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए कौन से दाव पेच अपनाते हैं, या जिस तरह से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को ला करके समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा है, उसको देखते हुए शिवपाल यादव अब किस तरह से सीट बचा पाएंगे। हालांकि देखिए, बसपा बीएसपी ने जिस तरह मुस्लिम समाज से प्रत्याशी को खड़ा किया है, वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के पूर्व मंत्री रहे आबिद रजा को मनाने में जुटे हैं, और जैसे सलीम इकबाल शेरवानी को भी मनाने में जुटे हैं। लेकिन बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी ला करके एक बार बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। अब देखना यह होगा कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए कितना जोर लगाते हैं और यहाँ की सीट बचा पाते हैं या नहीं। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने पूरे दमखम के साथ नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव सहित समाजवादी पार्टी पूरा परिवार उनके साथ आज एक साथ दिखा, जिसके बाद नामांकन दाखिल किया गया। और तो वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर यादव वोट बैंक को जो बटोरने का काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा है कि मैनपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मैनपुरी का विकास कर देखने आए थे। करैल से मैनपुरी तक जिस सड़क पर चलकर आए, उस समाजवादी पार्टी ने निर्माण कार्य कराई है। जिस सड़कों का एक्सेस वे की जो बात की जाए, तो एक्सेस वे पर भी उन समाजवादी पार्टी की ही देन है। किसानों को और युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जयवीर सिंह है, उनके द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जो भी पूर्ण रूप से विफल साबित हो रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं दिल्ली में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में चुनाव प्रचार अभियान लगातार जोर शोरों पर चल रहा है। इस बीच राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर राजपूत विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा राजपूत विरोधी है, और इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से भाजपा एक समाज को नजरअंदाज करती है, और न केवल नजरअंदाज बल्कि उसका अपमान भी कर रही है। सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से भाजपा एक समाज के विरोध में दिखाई देती है, उसका नतीजा 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। सांसद संजय सिंह ने कहा कि राजपूत विरोधी बयानों से साफ तौर पर झलकता है कि कहीं ना कहीं एक समाज के विरोध में भाजपा चल रही है। आपको बता दें कि जहां एक और चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने बयानबाजी से वोट बैंक बटोरने के प्रयास में जुटी हुई है। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि समाज को वोट बैंक के रूप में जुटाने के प्रयास में अब आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। खैर, देखना यह होगा कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को भविष्य में कितना होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने संकल्प यात्रा निकाला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई है। और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक संकल्प सभाएं करने का ऐलान किया है।
जिसका आगाज आज यानी 16 अप्रैल से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीट यानी कि 40 विधानसभाओं में संकल्प सभाएं करेंगी, जिसमें आम आदमी पार्टी का विशेष नारा होने वाला है, जेल का जवाब वोट से। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी कैंपेन भी लॉन्च किया था, जिसमें नारा दिया गया था, जेल का जवाब वोट से। अब उसी नारे को घर घर तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी संकल्प सभाएं करेंगी, जो कि आज यानी 16 अप्रैल से शुरू होकर आगामी 23 अप्रैल तक जारी रहेगा, जो कि 4 लोकसभा सीट यानी उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनके तमाम विधानसभा यानी 40 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ये संकल्प सभाएं करेंगी, जिसमें कुल 200 सभाएं आयोजित की जाएगी। लिहाजा देखना लाजमी होगा इस संकल्प सभाओं के माध्यम से इस चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वही बिजनौर पहुंची है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए अब चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज बिजनौर के नुमाइश मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने मंच से जमकर के कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद पर भी जमकर के बिना नाम लिए कटाक्ष किए। मायावती ने इस दौरान जनता से अपील की कि बिजनौर से लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताकर वो संसद में भेजें। साथ ही जो नगीना से प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह, उनके पक्ष में भी मायावती ने अपील की। इस दौरान मायावती भीड़ देखकर गदगद नजर आई और काफ़ी देर तक अपना संबोधन करती रही। मायावती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। शाही ईदगाह से कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जन्मभूमि मथुरा शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। अपना पक्ष रखते हुए हिंदू पक्ष ने तमाम दलीलें पेश की कोर्ट में। फिलहाल अब इस मामले पर 22 अप्रैल को एक बार फिर से सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने अपनी तमाम दलीलें दी हैं। पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, जहां उसने वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाया था। सिविल में इस बात पर पोषणीयता पर सवाल उठाया था। अब हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में अपने तमाम दावे पेश कर रहा है, अपनी दलीलें पेश कर रहा है। दरअसल 18 अलग अलग याचिकाएं इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली तारीखों पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी, अब हिंदू पक्ष अपने दलीलें पेश कर रहा है। इसमें जहां हिंदू पक्ष ये डिमांड कर रहा है कि जो ईदगाह शाही मस्जिद की ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हवाले किया जाए, साथ ही साथ इसका SI से सर्वे कराया जाए। इस तरह की तमाम डिमांड की है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसको चुनौती दे रहा है और मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वर्शिप एक्ट के तहत ये याचिकाएँ पोस्टली नहीं है। तो कह सकते हैं कि अब जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है और अब 22 तारीख को फिर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद आगे कोर्ट इस पर क्या निर्णय करेगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को वो बता रहे हैं कि किस तरह से जीत हासिल करनी है। लगातार इनका दूसरा दौरा है और इस दौरे में वो लगभग सलोन विधानसभा के 1 दर्जन गांव में दौरा कर रही हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से सीधा रूबरू हो रही हैं और संवाद कर रही हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार स्मृति ईरानी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही हैं और किस तरह से अपने बूथ को मजबूत करना है, इसका मूल मंत्र सिखा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरा दौरा है और इस दौरे से साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम को मजबूत करने में लगी हुई है। और लगातार जैसा कि कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों का समीकरण सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। उसी के दरमियान देखा जा सकता है कि चाहे केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी हो या अन्य
बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार अमेठी और रायबरेली पर फोकस करते हुए देखे जा सकते हैं। इसी के दरमियान देखा जा सकता है, आपको दिखा दें कि स्मृति ईरानी का प्रोग्राम चल रहा है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं और जीत का मूल मंत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने मीडिया को बयान नहीं दिया है और उनके द्वारा किसी भी तरह से मीडिया से रूबरू नहीं होया गया है, लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को वो जीत का मूल मंत्र सिखा रही हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में जो पंजीकरण है वो शुरू किया गया है और 12 घंटे की मैं बात करूँ इस पंजीकरण में तो अब तक 12 घंटे के अंदर 2.5 लाख पंजीकरण हुए हैं और सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ धाम के लिए हुआ है। चारों धामों समेत हेमकुंड साहिब में जो पंजीकरण है सोमवार से खोला गया था, जिसके बाद मात्र 12 घंटे में 2.5 लाख पंजीकरण हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष पूरे एक दिन में 50,000 पंजीकरण हुए, तो कहीं ना कहीं इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो लोग उत्साहित होकर चारधाम कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो टूरिज्म है उत्तराखंड का वो और भी अधिक बढ़ने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। तो वहीं दिल्ली में गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में आग लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में मंगलवार देर रात आग लग गई। दमकल विभाग के मुताबिक बीती रात करीब 12:18 के आसपास आग लगने की सूचना मिली गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के करीब 7 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई, जहां करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग गृह मंत्रालय के दफ्तर के कमरा नंबर 82A-B में लगी, जहां टेलीफोन एक्सचेंज बताया जा रहा है। आग लगने की जानकारी दमकल विभाग ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में मंगलवार देर रात आग लग गई। दमकल विभाग के मुताबिक बीती रात करीब 12:18 के आसपास आग लगने की सूचना मिली गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के करीब 7 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई, जहां करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग गृह मंत्रालय दफ्तर रूम नंबर 82A और B में लगी थी, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज का दफ्तर बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। दमकल विभाग अधिकारी ने इस घटना के बारे में सूचना देते हुए कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग ने सुबह 1:05 पर आग बुझाने का मैसेज दिया गया था। अब किसी के हाथाहाथ आने की कोई खबर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जम्मू के श्रीनगर में हुआ बड़ा हादसा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल। आज सुबह एक दुखद समाचार सामने आया, जिसमें कश्मीर घाटी के गंडबल इलाके में जो है एक नाव पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे और बंटवारा गांव की ओर जा रहे थे और अचानक से झेलम पानी का जो बहाव है वो बढ़ा और वो जो नाव है वो डूब जाती है। और बताया जा रहा है कि इस नाव में जो लगभग 26 लोग मौजूद थे और जिसके बीच जो है वो 26 के 26 लोग जो हैं वो डूब गए और वहां पर एसडीआरएफ और एजेंसीज ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 लोगों की डेड बॉडीज जो है अभी तक मिल चुकी हैं और अभी भी वहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि उस नाव में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे और बच्चों के बैग जो हैं वो वहां पर मिले हैं। और इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हादसा वहां पर पेश आया है, उन्होंने अपना दुख बयान किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, दिलासा दिया है फैमिलीज को, और उन्होंने ये कहा है कि एसडीआरएफ और एजेंसियां इस पर लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर अभी तक भी जारी है और वो परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि किसी ना किसी की जान जो है वो जरूर बताई जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले तो 3 और लोग जो है उनका उपचार जो है वो अस्पताल में वहां पर चल रहा है। और क्योंकि आज सुबह जब ये दुखद समाचार सामने आया, जिसके बाद पूरे कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो है वहां का एक दुख का जो माहौल है वो बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। तो वहीं मिर्जापुर में श्रद्धालुओं के बीच दर्शन करने को लेकर भारी बवाल हो गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। में मौजूद है विंध्यवासिनी नगरी में। आपको बता दें विंध्याचल धाम में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। जिस तरह से गाड़ी को दुकानदार के सामने वाहन खड़ा करने के साथ मारपीट, दर्शनार्थियों के साथ मारपीट, लोगों को
लोगों को दर्शन कराने के मारपीट, हमेशा आए दिन कुछ न कुछ विंध्याचल धाम में इस तरह का उपद्रवी लोग जो हैं, लोग ऐसा ऐसा घिनौना काम करते रहते हैं। आज इसे पे एक हैरान कर देने वाली बात आ गई कि एक पुरोहित और पुरोहित में झगड़ा हो गया। दर्शनार्थी को दर्शन कराने को लेकर आपको बता दें, सुबह जिस तरह से ये जो झगड़ा हुआ, दर्शन करने के आए श्रद्धालु के साथ में इस एक पंडा जी जो है कि दर्शन कराने को लेके जा रहे, दूसरे पंडा ने क्या तानाशाही हुई कि अचानक से उनको चाकू से हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद जो दर्शनार्थी पुरोहित थे वो भाग गए और दो लोगों को चाकू लगी, एक आंख के पास चाकू लगे, दूसरे को पीठ के पास चाकू लगे, खून से लहूलुहान हो चुके हैं। वही तत्कालीन थाना कोतवाली विंध्याचल पे जा तहरीर देकर उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा और मौके पर जो हमलावर थे, जो हमला किए थे एक पुरोहित, वो मौके से वहां से फरार हो चुके हैं। मिर्जापुर पुलिस उनकी खोजबीन करना शुरू कर दी। वही पंडा का कहना, इस तरह से मंदिर में भी घिनौनी हरकत की जाती है कि आए दिन हमला होते रहते हैं और आम पब्लिक के साथ क्या क्या होता है, इस तरह से मिर्जापुर पुलिस भी नज़र बनाए रखी हुई है। हालांकि ये बात ये हैरान कर देने वाली आ रही है कि नवरात्रि का आज 8वां दिन है, नवरात्र पर ही जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अब पुलिस की पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, फिर भी इस तरह से हमलावर हमला करके भाग गए हैं। वही पंडा जी ने जो है जो पुरोहित दोनों लोग हैं आपस में वो सब थाने में बैठकर तहरीर दिया और अपने थाना जैसे अपनी मांग की गुहार लगाई है। हमारे शो की शिवम के साथ कमलेश मेंढो। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।